हेलो बच्चों, क्या हाल है। कल हमने लेक्चर में कवर किया था सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आज हम कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नाम देख के ना लोग घबरा जाते हैं कि यार ये फंड बेस्ड आ गया सर, पेपर में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। कोई टेंशन नहीं है। फंड बेस्ड क्या, जिसके फंड के आगे नाम लगा हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या, कि जैसे एक क्लब है, उनके पास एक बिल्डिंग फंड है। अब बिल्डिंग फंड है, इसका मतलब उसका पैसा कहाँ यूज करोगे यार, उसके आगे प्रीफिक्स लग गया ना, वर्ड लग गया ना बिल्डिंग, तो बिल्डिंग फंड हो गया। टूर्नामेंट के लिए टूर्नामेंट फंड हो गया। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके पापा ने आपको 1000 रुपीज दिए और कहा इससे जाके सिर्फ बुक्स लेके आनी है। स्पेसिफिक हो गया, अगर बुक्स के अलावा और कुछ करोगे तो पिटाई होगी। तो इसका मतलब जिस फंड के आगे नाम लग जाए वो हो जाएगा आपका स्पेसिफिक फंड, और जिस फंड के आगे नाम नहीं होगा वो होगा जनरल फंड। ठीक है। अच्छा, अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना। कैपिटल फंड कहाँ जाता है, बताया था कल मैंने। कैपिटल फंड जाता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है। तो अब फंड बेस में भी क्या होगा, जो भी आपका बिल्डिंग फंड है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, टूर्नामेंट फंड है, ये सारे कहाँ जाएंगे, ये सारे होते हैं कैपिटल नेचर के। याद करो, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में आपको रिसीप्ट साइड पैसा आया बिल्डिंग फंड का, कौन सा नेचर, कैपिटल नेचर। यही सब्सक्रिप्शन आई होती नॉर्मल, वो होती रेवेन्यू नेचर, और वो होती है रेवेन्यू नेचर, है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे डिस्कस करना है ध्यान से देखिएगा। वन बाय वन एक एक केस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आया हमारे पास, कहते हैं क्वेश्चन में, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टूर्नामेंट फंड, ओहो, देखते ही समझ जाओ ये क्या है, कैपिटल नेचर रिसिप्ट। टूर्नामेंट फंड कितना, 2 लाख। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60,000। रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000। तो जैसे ही फंड आ गया, फंड का नाम आ गया, बैलेंस शीट पिक्चर में आ जानी चाहिए। बैलेंस शीट में लेके जाना लायबिलिटी साइड। कैसे, आओ देखें। पहला पार्ट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे, हम मान के चल रहे हैं 1920 बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। हम कब ले रहे हैं बैलेंस शीट को, 31 मार्च 2020। लायबिलिटी साइड, और इधर आ गया अमाउंट, और इधर आ गया एसेट्स। ठीक है, और अमाउंट क्या कहते हैं, टूर्नामेंट फंड है 2 लाख रुपए का। आज और लिख लो, टूर्नामेंट फंड 2 लाख, ये इनर कॉलम में लिखेंगे। हमारे पास टूर्नामेंट का खर्चा हुआ 60,000 का, रिसिप्ट हुई 80,000। एड रिसिप्ट्स, जो टूर्नामेंट से रिलेटेड रिसिप्ट्स हुई 80,000। वेरी गुड। टोटल पैसा कितना हो गया, 2,80,000। और खर्चा कितना हुआ है, खर्चा हुआ है 60,000 का। तो एक्सपेंसेस को क्या करोगे, एक्सपेंसेस को टूर्नामेंट के यहाँ से माइनस कर दोगे, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा बच्चों, 2,20,000, 2,20,000। ध्यान से देखते हैं, टूर्नामेंट फंड, स्पेसिफिक फंड, कैपिटल नेचर, और कैपिटल कहाँ जाती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो टूर्नामेंट फंड कहाँ जाएगा यार, वो भी जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। टूर्नामेंट फंड 2 लाख रुपए, रिसिप्ट आई 80,000, एक्सपेंसेस हो गए 60,000। यहाँ में एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, कहता सर मान लो, मैंने कहा चलो मानते हैं, क्या मनवाना चाहता है भाई। कहता मान लो 2 लाख रुपए फंड के हैं और 80,000 रुपए आपके रिसिप्ट के हैं, 280 हो गया। खर्चा हो गया 2,90,000। ओए होए, पैसे कितने पड़े थे, 2,80,000। एक्सपेंस कितना हो गया, 2,90,000। घबराओ मत, घबराओ मत। क्या करना, क्या करना, अगर ऐसा केस हो जाए तो 280 में से 280 माइनस कर देना। हमने कहा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं 2,90,000, 2,90,000। बिल्कुल घबराना नहीं, फंड का बैलेंस 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, तो 290 में से 280 यहाँ चला गया, बाकी 10,000 कहाँ जाएगा, बाकी 10,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में लिखोगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। सो ये ध्यान रखना, घबराना बिल्कुल नहीं।
अगर फंड और रिसिप्ट को मिला के खर्चा उससे ज्यादा है तो जितने तक फंड है उसको तो ले जाओ कहां, वहां से माइनस कर दो, ठीक है। और बाकी क्या करो, जो बच जाए उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, याद रहेगा, घबराना नहीं बिल्कुल भी, सही है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। बैलेंस शीट एज इट इज रख लेते हैं अपने पास, इसी को यूज करते रहेंगे बार बार, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, बिलियर्ड मैच एक्सपेंस। वो सिंपल सा, कोई फंड है नहीं है, फंड नहीं है, जिसका फंड नहीं है उसको कहां ले जाओ, सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड। तो पॉइंट नंबर 2 को कहां दिखाओगे, पॉइंट नंबर 2 को आप दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में। वो क्या है, वो है एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर अमाउंट आ गया, ठीक है। कितना, बिलियर्ड, कितना है, बिलियर्ड मैच के एक्सपेंसेस 25,000, बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस 25,000। ये लो, जब फंड नहीं है, जब फंड नहीं है तो कहां लेके जाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सीधा क्या किया, एक्सपेंस उठा के हमने एक्सपेंडिचर में डेबिट कर दिया। चलो तीसरा केस, रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट 50,000, एक्सपेंस ऑन सिनेमा शो 20,000। ओहो, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया केस, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। क्या हुआ, आओ देखें इसको। क्या कोई फंड है, नहीं सर, कोई फंड नहीं है। तो फंड नहीं है तो बैलेंस शीट की तरफ तो मुड़ के भी मत देखना, है ना। रिसिप्ट्स कितनी आई, 50,000, एक्सपेंस कितना हुआ, एक्सपेंस हुआ 20,000। तो क्या करो, सिंपल सा, रिसिप्ट्स जो है आपकी इनकम का नेचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में लिख दो, और एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंडिचर है उसको डेबिट साइड में लिख दो। एक स्टूडेंट ने मेरे को कहा सर नेट करके लिख दूं क्या, 50 में से 20 लेस करके 30। नहीं बेटा, पेपर में नंबर कट जाएंगे, एग्जामिनर को क्या दिखता है, एग्जामिनर को दोनों फिगर्स इंडिविजुअल दिखती हैं। तो रिसिप्ट्स लिख दो पहले यहाँ पे, इनकम साइड, इनकम एक्सपेंडिचर अलग अलग लिखना, नेट ऑफ नहीं करना, आपस में रिश्तेदारी नहीं निभानी, ठीक है। तो रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो, रिसिप्ट्स फ्रॉम सिनेमा शो टिकट्स कितना, 50,000 हो गया। और एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस ऑन सिनेमा शो कितना है बच्चों, 20,000। अलग अलग दिखाना, फंड नहीं है, फंड नहीं है, अलग अलग दिखाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो 3 हो गए हमारे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा होगा। पहले में फंड था, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, दूसरे में सीधे खर्चे दे रखे थे, डेबिट साइड कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, तीसरे में रिसिप्ट्स भी थी और एक्सपेंस भी था, लेकिन फंड नहीं था। तो जहां फंड नहीं है वहां बैलेंस शीट में नहीं लेके जाना, और नेट मत करना यार प्लीज, शॉर्टकट मत लगाना। जिंदगी में शॉर्टकट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी हम फंस जाए तो शॉर्टकट ही काम आता है यार, लेकिन प्रोसीजर जो है, स्टेप जो है वो ध्यान से करना, ठीक है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4 और 5, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर कहते हैं प्राइज फंड। ओहो, प्राइज फंड आ गया, लिख दो भाई, बैलेंस शीट में लिख दो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये लो जी, प्राइज फंड, ठीक है। कितना है प्राइज फंड, प्राइज फंड है मेरे पास 1 लाख रुपए, ओके वेरी गुड, आ गया। अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट ऑन, मैं प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट को पीएफआई लिख रहा हूं, जगह थोड़ी सी कम है, डेफिशिएंसी है जगह की। तो इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 10,000, वो मैंने जोड़ दिया। और प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज अवॉर्डेड कितने हैं, 20,000। तो मेरे पास टोटल इनकम कितनी हो गई है, 1,10,000 हो गया फंड, लेस प्राइज अवॉर्डेड, ठीक है, लेस प्राइज
अवॉर्डेड। प्राइस अवॉर्ड कितने हैं 20,000। इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ गया 90,000। ठीक है, आ गया 90,000। अब उसके बाद आपको और क्या दे रखी है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इस फंड में से पैसा उठा के इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इन्वेस्टमेंट करते तो वो क्या होती है हमारी एसेट। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पूरा लिख लेते हैं, जगह है हमारे पास प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स। कितनी है बेटा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है 80,000। अब ना मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्या क्वेश्चन आया, सर ये जो इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, ये प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं ऐड किया। क्वेश्चन है ना सही, ये क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि बेटा ये तो पहले ही कैश में रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कैश में आ चुका है। और जब ये कैश में आ चुका है मतलब जब आप यहाँ पे रिसीव्स एंड पेमेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट में ऐड मत करना, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। कैश में वो पहले से इंक्लूड हुआ है, आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर, अगर जब तक कुछ आगे ना हुआ। तो हमने क्या किया, प्राइस फंड में इंटरेस्ट जोड़ा इन्वेस्टमेंट्स का, प्राइस अवॉर्डेड लेस किए, हमारे पास क्या आ गया बैलेंस 90,000 और इधर आ गया 80,000। अब हम लास्ट केस कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, उसको ध्यान से समझिएगा। अब आपकी यहाँ पर क्या यूज होने वाली है, यहाँ पर आपकी यूज होने वाली है क्लास 11th की अकाउंटिंग। क्लास 11th की अकाउंटिंग पॉइंट नंबर 5 में यूज होने वाली है। तैयार हो जाओ सब लोग, तैयार हो जाओ यार, बिल्कुल ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ। क्लास 11th की अकाउंटिंग आज यूज होगी, जो आपने पढ़ी थी कहाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में। आ जाओ। तो मैं काम करता हूँ यार, 4th की ना जगह थोड़ी सी साफ कर देता हूँ। 4th तो हो गया, इसकी जगह साफ कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा स्पेस और मिल जाएगा और मैं आपको अच्छी तरह साफ करके दिखा दूँगा। लो जी, काम करते हैं, सभी मिटो देते हैं, फिर 1 2 3 4 सारे मिटो देते हैं, वही है सब। ठीक, यहाँ मैं स्पेस यूज करके आपको समझाऊंगा। आ जाओ। कहते हैं प्राइस फंड 80,000। प्राइस फंड लिखा हुआ पहले से, मजा आएगा। 80,000 ठीक है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग कितनी 80,000, तो ओपनिंग थी, कोई इसमें सेल वगैरह नहीं होगी, तो 80,000 लिख दी मैंने। चलो ठीक है, हो गया। अब डोनेशन फॉर प्राइस फंड, हमारे पास प्राइस फंड में डोनेशन आया। कितना आया डोनेशन, डोनेशन आया बच्चों हमारे पास 12,000। ठीक है, लिख देते हैं डोनेशन, डोनेशन आया 12,000। अच्छा सर, यहाँ तक ठीक है, समझ आ गया। हाँ सर, ओके, आगे चलो। प्राइस अवॉर्डेड खर्चा है, अभी देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से देखो, हमारी स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट्स थी 80,000। 80,000 का 10% होता है बच्चों 8,000, और हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ कितना है 4,000, लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000। इसका मतलब एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना, एक्रूड इंटरेस्ट होगा आपका 4,000, एक्रूड इंटरेस्ट 4,000। अब इसकी प्रेजेंटेशन देखो, देखो आना तो टोटल 8,000 था, जाएगा भी 8,000 ही। 4,000 तो कैश में जा चुका है, 4,000 ही तो एक्रूड रह गया। अब देखो यहाँ क्या लोगे आप, ऐड इंटरेस्ट जो आ गया है कितना 4,000, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट जो अभी आना है, कितना आना है 4,000, टोटल 8 था। ऐड करते हैं इसको, ये हो गया 92, 96, 1 लाख। 1 लाख में से अब आप क्या करो, जो आपने प्राइजेस दिए हैं, कितने दिए हैं प्राइस अवॉर्डेड 14,000, वो लेस कर दो, लेस प्राइस अवॉर्डेड कितने 14,000। सो आउटर कॉलम में कितना आ गया 86,000। ठीक है, लेकिन अभी रुक जाओ,
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ध्यान से देखो। ये जो तुमने एक्रूड इंटरेस्ट लिया यहाँ, अरे भैया डबल एंट्री कहाँ है इसकी? डबल एंट्री बुक कीपिंग डबल एंट्री सिस्टम कहाँ है? तो यहां लेके जाओ, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, कितना? 4000, ये आ गया 84,000। आप कहोगे सर इधर 8000 क्यों नहीं लिया? पूछो ना, पूछो पूछो, कोई बात नहीं, तुम्हारा राइट बनता है, पूछो। 8000 में से 4000 आ गया था, रिसीप्शन पेमेंट्स की डेबिट साइड में आ गया था, तो यार पहले ही वो आ चुका है, उसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही वो कैश में जा चुका है। रहता कितना था? 4000, तो अब आप कितना लोगे यहाँ पे? 4000, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको शुरू करूंगा अगला कॉन्सेप्ट 1 मिनट के बाद। चलो भाई 1 मिनट हो गया पूरा, अब आ जाओ आगे। अब ना एग्जाम में कभी कभार 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि ना स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम बताओ या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम बताओ। बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, 11th की अकाउंटिंग काम आएगी। आपको पता है एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, सबको पता है ना। तो हमारे पास इस सवाल में क्या दिया हुआ है? हमारे पास कहा हुआ है उसने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का दिया हुआ है। बहुत सिंपल, एसेट को स्टेशनरी एसेट है, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बाय बैलेंस शीट क्लोजिंग। अभी सुन लेते हैं, करते हैं अभी बोर्ड पे, कोई घबराने की बात थोड़ी है। क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस शीट पता है, और ये भी बता दिया कि हमने क्रेडिटर्स को रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में कितना पे किया। ठीक है, तो पहले आप ना एक बार फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं 2 चीजें बनाऊंगा। पहला बनाऊंगा बच्चों स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, बिल्कुल ये स्टॉक की तरह बनाना, बिल्कुल स्टॉक की तरह। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब तो तुम इंटेलिजेंट हो यार, है ना। डेबिट क्रेडिट ही डाल दो, ठीक है। चलो सिमिलरली इधर बना लो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। मैं ना यहाँ पे तुम्हारे को 2 चीजें बताऊंगा। इस क्वेश्चन में तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी है, सपोज आपके पास एडवांस फॉर स्टेशनरी भी हो, सपोज, तो घबराना नहीं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी लायबिलिटी, एडवांस फॉर स्टेशनरी एसेट। तो हम एक फॉर्मेट पूरा बना लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, इस पे भी हम कर लेते हैं क्या। तो मेरे को लगा पता नहीं थोड़ी सी जगह कम लग रही है, हॉच पॉच ना हो जाए, मैंने एक बार उसको दोबारा से बना दिया, ठीक है। आ जाओ, तो मैं कह रहा था कि अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर एडवांस फॉर स्टेशनरी भी हो सकता है आपके बड़े सारे वेंडर्स हैं, किसी का आपका उधार चल रहा है, किसी को आपने एडवांस दे रखा है, तो मैं आपको पहले ही पूरा फॉर्मेट समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी में क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। कौन सी डेट का? 1 अप्रैल 19 का। यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग डेट का, ठीक है, ओके। अब क्योंकि क्रेडिटर्स जो है लायबिलिटी है, तो क्या करेंगे, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिटर्स टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। अच्छा, अब मान लो यहाँ पर एडवांस फॉर स्टेशनरी भी दिया हो, तो आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? एसेट। तो यहाँ आ गया टू बैलेंस बीडी ओपनिंग एडवांस, आपने क्या दे रखा है? एडवांस। और इधर आ गया बाय बैलेंस सीडी, यहाँ आ गया क्लोजिंग एडवांस, ठीक है बेटा। तो अगर दिया हो तो वैल्यू डाल देना, क्योंकि बुक में आप देखो कि 2 क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे, क्यों ना एक ही काम करें यार, इतनी वैसे इतने सारे सब्जेक्ट है, मैथ्स भी है, इको भी है, बीएसटी भी है, तो क्यों नहीं टाइम बचाओ अपना, है ना। आ जाओ, अब एक चीज और, रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, सोचो जरा, रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आपने पेमेंट साइड क्या दिखाया होगा? आपने पेमेंट साइड दिखाया होगा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 1,08,000। तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स में यहाँ आ रहा होगा बाय क्रेडिटर्स, जो हमने उनको पे किया, ठीक है। तो उसका लेजर पोस्टिंग ले जाओ इधर,
टू R&P अकाउंट जो आपने पे किया। ठीक है, अब तो कहानी खत्म है। अभी पहले वैल्यूज डालते हैं, फिर देखना कितना मजा आएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 19 को ओपनिंग बैलेंस 30,000, लो जी आ गया। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस 5,000, ओके ये भी आ गया। ठीक है जी, हैप्पी हो गए, 2 टर्म्स खत्म हो गई। अच्छा, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग 20,000 और क्लोजिंग 13,000, लो जी। ओहो, एडवांस तो है ही नहीं, मजा आ गया। ढूंढना मत, डैश डैश हो गया। अब तुमने जो है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में क्रेडिटर्स को कितना पेयर कर रखा है, 1,08,000। इसके बाई साइड तो इसके टू साइड क्रॉस 1,08,000। ठीक है बच्चों, लो अब बैलेंस करो क्रेडिटर के अकाउंट को, 1,21,000 इधर आ गया आपका। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ है? क्लोजिंग बैलेंस तो हो गया, इसका तो है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ ये जो फिगर आएगी ना, ये उठ के कहाँ जाएगी? ये उठ के जाएगी कहाँ पर? स्टेशनरी अकाउंट में। हमने पूरे साल में स्टेशनरी उधार पर कितनी खरीदी? आई रिपीट, ड्यूरिंग द ईयर हमने स्टेशनरी कितनी खरीदी उधार पे, वो यहाँ से आएगा। क्या लिखोगे? बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 1,21,000 में से 20,000 चला गया, यहाँ आ गया 1,01,000। वाह, ये तो सगन हो गया यार, 1,01,000 का सगन हो गया। ओहो, हमने उनसे पूरे साल में कितना खरीदा? 1,21,000। ठीक है, इसको उठा के ले जाओ यहाँ, टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। चलो कितना? 1,01,000। ओ जी, मजा आ गया। आप सुनो जरा ध्यान से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो तुम स्टेशनरी कंज्यूम दिखाओगे, जो तुम स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम दिखाओगे, वो कहाँ दिखाओगे? सोचो जल्दी, ऑन दी डेबिट साइड। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कहाँ दिखाओगे? डेबिट साइड में। तो इस इधर से आएगी ना वैल्यू, फिर देखो 1,31,000। ठीक है बच्चों, अब यहां से ले जाओ बाय I&E अकाउंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे स्टेशनरी कंज्यूम। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टेशनरी कंज्यूम। ये याद रखना। कितना? 1,31 में से आपने 5,000 माइनस किया तो आ गया बच्चों 1,26,000। अब आप जब इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो देख लो, आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, जब हम पूरा बड़ा क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे फिर काम आएगा। टू स्टेशनरी अकाउंट कितना आया था? 1,26,000, 1,26,000। किस साइड लिखना है? एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। अमाउंट ये लो। ठीक है, बात समझ आ गई? ये आपकी कौन सी है? डेबिट साइड। तो आपकी स्टेशनरी कंज्यूम बच्चों कितनी आ गई? 1,06,000। अगर पेपर में मैं फिर कह रहा हूँ एडवांस हुआ ओपनिंग क्लोजिंग तो डाल देना। एडवांस हमारा एसेट का नेचर और लाइबिलिटी जो है हमारी यहाँ पर हमने दिखा दी। क्रेडिटर जो है लाइबिलिटी का नेचर, सारी कहानी करी। यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा हमने कितनी स्टेशनरी खरीदी, हमने कितनी स्टेशनरी खरीदी, वो किससे निकलेगा? क्रेडिटर अकाउंट से। और हमने कितनी स्टेशनरी कंज्यूम करी। याद करो, क्लास 11 में भी तो होता था यार फॉर्मूला, फिर भूल जाते तुम, बड़े नादान हो यार। क्या था फॉर्मूला कंज्यूम का? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये भी तो यही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंज्यूम। तो बच्चों ये आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इससे आगे। थैंक यू।